एक बार फिर से YouTube चैनल 360 डिग्री जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए वीडियो को लेकर फिर से मैं आपके साथ हूँ। आज के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि एक बिल्कुल जाने पहचाने विषय पर आधारित वीडियो को, और वो भी ऑथेंटिक प्रामाणिक कंटेंट के साथ यह वीडियो है। और इस नए वीडियो में आप जानेंगे नई नई जानकारियाँ जो सरकारी नियम पर आधारित है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो ज़मीन सर्वे पर आधारित है, जो अभी ताज़ा तरीन यह मुद्दा है। ज़मीन सर्वे में आपको क्या करना है, सरकार कैसे ज़मीन का सर्वे करती है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां आपको करनी चाहिए, इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण समझेंगे और जानेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कुल राज्य में जो है कुल मौजों की संख्या, मौजों यानी होता है राजस्व गांव, उसको मौजों कहते हैं। तो कुल 45,749 मौजों की संख्या है। इसमें से पूरे में सर्वे नहीं हो रहा है। 45,749 मौजों में मात्र 43,138 मौजों में सर्वे हो रहा है, यानी 45,000 के अप्रॉक्स है, जिसमें से 43,000 में सर्वे हो रहा है। और 2,611 मौजे हैं, 2611 मौजे, उनमें सर्वे नहीं हो रहा है। ये 2611 कौन मौजे हैं जिनमें सर्वे नहीं हो रहा है? तो राज्य के जो भी शहरी क्षेत्र हैं, जैसे नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र है, ये सब शहरी क्षेत्र है, उनमें या असर्वेक्षित जो क्षेत्र हैं, जो जिनका पिछले वाले सर्वे में भी नहीं हो पाया था, वो क्षेत्र, टोपोलैंड क्षेत्र या फिर विवादित क्षेत्र हैं, इस तरह के जो भी क्षेत्र हैं वो 2611 मौजे हैं, उनका सर्वे अभी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये बाकी जो का सर्वे होने के बाद इनका सर्वे होगा। अब आपको बता दूं कि इन टोटल मौजों में से 45,749 कुल मौजे थे, उनमें से 4,927 यानी 4,927 मौजों में 2019 में ही सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। बाकी में अभी शुरू हो रहा है, लेकिन 4,927 मौजों में 2019 में ही सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो 4,927 मौजे हैं, ये कुल आपको 20 जिलों के 89 अंचलों में पड़ते थे, और अब तो सभी में सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वे की शुरुआत जो है वो 2012 में ही ज़मीन का स्पेशल सर्वे शुरू हुआ, लेकिन सभी टेक्निकल व्यवस्था करते करते 7 साल का समय निकलने के बाद 2012 शुरू होने के बाद भी 2019 में फर्स्ट टाइम यह 4927 मौजों में हुआ, और बाकी जो मौजे बच गए थे राजस्व ग्राम, उनमें अब हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इस ज़मीन सर्वे को 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाए, जो काफ़ी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत टफ लक्ष्य है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि साल भर के अंदर में इसको 2025 के अंदर में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। और आपको बता दूं कि इसके लिए कई सारे सरकारी कर्मियों की बहाली की गई है, और उनमें से लगभग प्रत्येक 4 गांवों पर, यानी प्रत्येक 4 राजस्व गांव जो हैं जिनको मौजा कहते हैं, यानी प्रत्येक 4 मौजों पर एक अमीन की तैनाती की गई है, वो ज़मीन की मापी में मदद करेंगे। और आगे बता दूं कि गांवों को यानी मौजों को 2 तरह से बांटा गया है, एक बड़ा मौजा और एक छोटा मौजा। बड़ा मौजा यानी बड़ा गांव, और छोटा मौजा यानी छोटा गांव। तो इनका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर नहीं किया गया है, इसको समझने की बात है। बड़ा मौजा या छोटा मौजा का निर्धारण जो है वो जमाबंदी की संख्या के आधार पर किया गया है, यानी मौजों में जमाबंदी की संख्या अगर ज़्यादा है तो वो बड़ा मौजा हुआ, और जमाबंदी की संख्या अगर कम है तो उसको छोटा मौजा का दर्जा दिया गया। और ये बता दूं कि शुरुआत में जो सर्वे हो रहा है वो छोटे मौजों में पहले सर्वे कार्य पूरा होगा, और उसके बाद ही फिर बड़े मौजों में सर्वे कार्य शुरू किया जाएगा। और सर्वे ऑफिस जो है उसकी तैनाती जो है, सर्वे ऑफिस जो है वो प्रत्येक प्रखंड में अंचल ऑफिस के नज़दीक ही खोला गया है या खोलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अंचल में ज़मीन संबंधी सारे कागजात रहते हैं और सर्वे में भी ज़मीन संबंधी काम होंगे। तो दोनों ऑफिस अगर नज़दीक रहेगा तो लोगों को वो सर्वे काम कराने में सुविधा होगा, और कर्मी को भी काफ़ी इससे सुविधा मिलेगा। और इस सर्वे की बात करें तो सर्वे जो है ये मुख्य 3 बिंदु पर आधारित है। इस बार का सर्वे पहला जो बिंदु है वो है कि ज़मीन का रकबा, ज़मीन का कुल क्षेत्रफल क्या है, रकबा क्या है, उसकी मापी करना। दूसरा पॉइंट है सर्वे का कि दखल कब्जा की जाँच करना, वह ज़मीन किसके अंदर में। और तीसरा चेक करना कि ज़मीन जिसके कब्जे में उसके पास दस्तावेज है या नहीं है, या प्रमाणिक दस्तावेज है या नहीं है। ये 3 ही मुद्दे हैं सर्वे के: ज़मीन का रकबा, न मापी हुआ, दखल कब्जा की जांच, और दस्तावेज का सत्यापन। तो सर्वे हो रहा है, इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर कर्मियों की बहाली की। और उनमें बात करें तो जैसे हमारे जिला बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून गो, अमीन, विशेष सर्वेक्षण लिपिक इत्यादि कई सारे लोगों की बहाली हुई है सरकार द्वारा। और सरकार द्वारा इन सभी कर्मियों का नंबर, नाम, पद, कहाँ इनकी पोस्टिंग हुई, सारी डिटेल जो है
आप सरकार के इंटरनेट या वेबसाइट पर या ऐप पे जाके पता कर सकते हैं, जिससे अपने क्षेत्र के संबंधित कर्मी के से आसानी से उनको संपर्क कर सकते हैं, ढूंढने में उनको मदद मिलेगी। अब आगे बात करूँ तो सर्वप्रथम सर्वे की शुरुआत कैसे होगी। तो सर्वप्रथम जो होगा सर्वे में सबसे पहले जो होगा सभी मौजों में पंचायत स्तर पर इस विशेष सर्वे का खूब प्रचार प्रसार किया जाएगा सरकार का, ताकि जनता के बीच ये काफ़ी चर्चित रहे। फिर जब प्रचार प्रसार होने के बाद सभी मौजों में ग्राम सभा का आयोजन कर लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ग्राम सभा में इसके पूरे नियम कानून पर चर्चा, इसके फॉर्म वॉर्म पर चर्चा किया जाएगा। और ग्राम सभा होने से पहले लोगों को इस सभा की यानी इस ग्राम सभा की जानकारी सभी लोगों तो प्रचारित किया जाता है कि फलानी तारीख को ग्राम सभा है, सभी लोग वहाँ इकट्ठा हुए, ताकि प्रचारित करने से ज़्यादा लोग उसमें शामिल होंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जानकारी शेयर की जाएगी। और उसके बाद भी और प्रचार करने के तरीके के तौर पे सरकार क्या करती है कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें सर्वे की जानकारी देती है, ताकि वो जाके अपनी जनता के बीच इस चीज़ को बता सके और जनता इसके प्रति जागरूक हो सके और एक्टिव हो सके। जनप्रतिनिधि लोकल स्तर पे जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि होते हैं उनको, और इसी ग्राम सभा जो होती है उसी ग्राम सभा में रैयतों मतलब जो ज़मीन के मालिक उनको रैयत कहते हैं, उस ज़मीन मालिक रैयतों को प्रपत्र 2 अर्थात स्व घोषणा पत्र के बारे में उसी ग्राम सभा में बताया जाता है और उपलब्ध भी कराया जाता है। भरने के बारे में भी बहुत सारा डिटेल बताया जाता है। ये जो प्रपत्र 2 है इसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रपत्र 2 में रैयत अर्थात ज़मीन मालिक का जो नाम है उसका नाम भरना पड़ता है। रैयत जो ज़मीन मालिक है उनके पिता का नाम, उनका पता, उस ज़मीन का क्या खाता संख्या है, खेसरा संख्या अर्थात प्लॉट नंबर क्या है, कितना रकबा है, रकबा को आपको एकड़ या डिसमिल में डालना होता है, उसकी चौहद्दी ज़मीन की क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चौहद्दी अपडेटेड चौहद्दी चाहिए, पुराना चौहद्दी नहीं, क्योंकि चौहद्दी चेंज होता रहता है। अगर आपका बगल का कोई पहले का है और उसने किसी को बेच दिया तो उसकी चौहद्दी चेंज हो गई, दूसरे के नाम पे वो आ जाएगा। इसके साथ जमाबंदी नंबर है, फिर ज़मीन किस प्रकार का है, मतलब घरारी है कि खेतियर है कि क्या है, आधार नंबर इत्यादि भरकर प्रपत्र 2 में आपको सर्वे कार्यालय में जमा करना होता है। और आपको बता दूं कि प्रपत्र 2 को कैसे अच्छे से भरना है, किस तरह उसको भरना है, इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो है, उसमें मैं आपको प्रपत्र 2 को और बाकी जो भी प्रपत्र है इससे रिलेटेड प्रपत्र 3 या जो भी है उसको भर के उसमें दिखाऊंगा, ताकि आप अच्छे से फॉर्म को भर सकें। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको भर के दिखाऊंगा, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 या जो भी प्रपत्र है। इसी तरह प्रपत्र 2 के बाद प्रपत्र 3 अर्थात जिसको हम लोग वंशावली का प्रपत्र कहते हैं, वो भी आपको फॉर्म के साथ लगाना होता है। इसकी भी चर्चा ग्राम सभा में की जाती है और वो भी उपलब्ध कराया जाता है। जिस तरह प्रपत्र 2 में हम लोग स्व घोषणा देते हैं ज़मीन का डिटेल, उसी तरह प्रपत्र 3 में हम लोग वंशावली से रिलेटेड चीज़ों को ऐड करके जमा करते हैं। इस फॉर्म को भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको भरकर अच्छे से बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। आवेदन करने के समय इस दोनों प्रपत्र अर्थात प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 को यानी स्व घोषणा पत्र और वंशावली प्रपत्र को आपको लगाना अति आवश्यक है। ये दोनों फॉर्म बहुत ही मस्ट है आवेदन के साथ साथ। इन सभी प्रपत्र को लगाने के अलावा कुछ ऐसे कागजात हैं जो आपको इसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। इन सभी प्रपत्रों के साथ अलग से उस कागज़ को आपको लगाना पड़ेगा। इन सभी कागज़ के डिटेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको आप जो दावा किए गए भूमि है उससे संबंधित दस्तावेज का विवरण आपको देना पड़ेगा। आप जो ज़मीन लिख कर नंबर लिख रहे हैं, जो ज़मीन मेरे नाम पे है और आप फॉर्म में भर रहे हैं, तो उस ज़मीन से संबंधित कोई भी कागजात आपको प्रूफ में देना होगा कि हाँ ये देखिए प्रूफ मेरा कागज़। दूसरा खतियान की नकल। खतियान की नकल यदि उपलब्ध है तो आप दे सकते हैं, नहीं उपलब्ध है तो नहीं दे सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है तो आपको देना है। तीसरा है लगान या मालगुजारी रसीद। जैसे ज़मीन का आप रसीद करवाते हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी आप वहाँ पर जब उसके साथ फॉर्म के साथ लगा सकते हैं कि हाँ देखिए हम रसीद कटा है, मेरा ज़मीन है। हाँ, इसकी ओरिजिनल कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं, फ़ोटोकॉपी से इसका काम चल जाएगा। और अद्यतन है तो और अच्छा बात है, अपडेटेड है, नहीं अपडेटेड है, कुछ 2-4 साल का अगर बैक है तो चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम अपडेटेड ही चाहिए। इसके अलावा है जमाबंदी संख्या का विवरण। जमाबंदी संख्या का विवरण देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ज़मीन का एक जमाबंदी संख्या होगा जिनके नाम से ये ज़मीन होगा। अगला है कि यदि रैयत अर्थात ज़मीन मालिक मृत है, यानी जिनके नाम पे ज़मीन है, आपके पिताजी दादाजी जो भी हैं, अगर वो जीवित नहीं है तो आपको उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। तो एक सवाल उठता है, जो अगर दादाजी हमारे अगर 40 साल पहले गुजर गए, बहुत बुजुर्ग पहले गुजर गए, 30 साल 25 साल पहले, तो उतना का मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा? तो ज़रूरी नहीं कि मृत्यु प्रमाण पत्र ही देना है, बस आप मृत्यु के डेट को भी फॉर्म में भर के चढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर अवेलेबल है तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। साथ ही कि जो मृत रैयत हैं, जो हमारे दादाजी पिताजी जो भी गुजर अगर चुके हैं, तो उनसे मेरा क्या संबंध है,
उस संबंध के लिए हमको प्रमाण देना होगा। जैसे आधार कार्ड हो सकता है, वंशावली हो सकता है ना, और भी बहुत सारा कागज, जिससे हमारा उनसे संबंध स्थापित हो सके, तभी तो वो ज़मीन मेरे आ पाएगा। हाँ, अगला है, अगर कोई ज़मीन हो सकता है कि आपने कोर्ट में केस के द्वारा जीता है, न्यायालय के आदेश से वह ज़मीन आपको हासिल हुआ है, तो उसकी आपको फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी और उसकी ओरिजिनल कॉपी दिखानी भी पड़ेगी। यानी आपके पास उसकी ओरिजिनल कॉपी भी होनी चाहिए और फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपी आप लगा देंगे फॉर्म के साथ, आवेदन के साथ, और ज़रूरत पड़ने पर ओरिजिनल कॉपी जब मांगा जाए कर्मी के द्वारा तो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा है कि आवेदनकर्ता जो आवेदन कर रहे हैं उनका आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड इनसे आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी आप आवेदन के साथ लगा दीजिए, फोटोस्टेट। उसके अलावा है आवेदनकर्ता के वोटर कार्ड की छाया प्रति यानी फोटोस्टेट लगाना है। ये सारे कागजात आपको प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 जो आवेदन है उसके साथ आपको अटैच करके तभी जमा करना होगा। तभी तो आपकी ज़मीन की प्रमाणिकता होगी कि प्रूफ होगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट दिए हैं, इनके नाम पर ये ज़मीन चढ़ना चाहिए। ये सारे कागजात देने के बाद आप जो जमा कर देंगे तो आपके द्वारा जो दिया गया है आवेदन और कागजात, उसकी जांच होगी, उसका मिलान किया जाएगा जो ब्लॉक में, जिला में जो कागज़ है रजिस्टर है पहले से कि हाँ ये इनके नाम पर है या नहीं है। फिर सभी आवेदनों और कागजात की जाँच करते हुए उन सभी कागज़ों को सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा, ऑनलाइन उस पर चढ़ा दिया जाएगा। या जो लोग ऑनलाइन ही अप्लाई किए तो उनका ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, जो लोग ऑफलाइन किए हैं, हार्ड कॉपी दी है, तो उनका सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। फिर निर्धारित तिथि पर एक डेट निर्धारित कर दिया जाएगा, उस पर जिन पर उनको लगेगा कि ज़मीन का मतलब नापी परफेक्ट मैच नहीं कर रहा है हमारे रजिस्टर से जो आवेदन आया है, तो उस ज़मीन की, खासकर उसी ज़मीन का, वैसे सभी ज़मीन की नापी करनी है, विशेषकर वैसे ज़मीन की नापी करने का डेट निर्धारित होगा। उस डेट पर सरकारी अमीन जाएंगे और आपकी ज़मीन की नापी करेंगे। और सरकार द्वारा ये निर्देश भी है कि ज़मीन नापी से पहले लोगों को अपने ज़मीन की आरी दरेर जो है मेर, उसको सही कर लेना चाहिए ताकि आपका जो एरिया है रकबा वो परफेक्ट नापी में सही उतरे। वीडियो में जो आपने सुना उससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत जवाब आपको उपलब्ध कर दूंगा। या इस सर्वे से संबंधित किसी भी तरह का सवाल आपके मन में तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। सरकारी कर्मी द्वारा जो है वो गांव के सीमांकन भी किया जाता है, गांव में कितने रकबा है ज़मीन का, उस गांव का कितना रकबा है उसका, यानी ग्राम सीमा का सत्यापन सरकारी कर्मी द्वारा किया जाता है। फिर जो है हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जो है अपने भू मानचित्र को हमारे दिए गए डाटा के माध्यम से अपडेट करती रहती है, यानी उसको ऐड कर करके, उसको अपडेट कर करके उसका विस्तार करती रहती है हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से। फिर उसके बाद है कि इन सब खातों का जब सत्यापन हो जाता है, पूरी तरह ओके हो जाता है, तो प्रत्येक खेसरा के लिए नया नंबर अलॉट किया जाता है। यानी जो प्लॉट का है, प्लॉट पर सब पर नया नया खेसरा नंबर, नया प्लॉट नंबर आएगा, यानी पुराना प्लॉट नंबर धीरे धीरे हटना शुरू होगा। और जब नया खेसरा का निर्धारण हो जाएगा तो खेसरावार या रैयत के नाम के अनुसार स्वामित्व का निर्धारण होगा कि इस रैयत के अंदर कौन कौन खेसरा का ज़मीन इनका पड़ा, कि नया नया खेसरा का नंबर आएगा, पुराना सारा खेसरा नंबर हट जाएगा। अब जब ये सारा काम हो जाएगा तब सर्वे का एक नया दस्तावेज प्रिंट होके छपेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी, जिसको हम लोग प्रपत्र 7 कहते हैं। उसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं या सिविल कार्यालय जहाँ सर्वे कार्यालय है वहाँ जाके भी ऑफलाइन में भी देख सकते हैं। तो प्रपत्र 7 जो छपेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रपत्र 7 आप जो डाटा दिए हैं, सरकार जो सुधार के सर्वे की है, उसका एक तरह से रिपोर्ट है। अब आपको क्या करना है, तो प्रपत्र 7 में आपको चेक कर लेना है कि आप जो जो कागज़ दिए थे वो सही सही छप के आया है कि नहीं, क्योंकि इसमें खतियान भी नया होगा और इसमें ज़मीन का खेसरा नंबर भी बदल कर नया आया होगा, प्लॉट का नया नक्शा भी होगा। तो आप जितना ज़मीन दिए हैं उसका ज़मीन का रकबा भी सब चेक कर लेना है उसमें, सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप इस सभी चीज़ की जाँच कर लेंगे, आपको लगेगा कि परफेक्ट है तो चलिए भाई अच्छा है, लेकिन लगे कि नहीं इसमें कुछ ज़मीन में गड़बड़ी है, सही से मिलान कर लेना होगा आपको। और सही से मिलान करने के बाद यदि कोई गड़बड़ी मिलती है आपको, तो आप क्या करेंगे, तुरंत प्रपत्र 8 एक फॉर्म 8, उस प्रपत्र 8 में उस गलती को, शिकायत को भर देंगे और उसको शिकायत करेंगे कहाँ, सर्वे कार्यालय में जाके, कि इसको सुधारा जाए। और आप जो सुधार के लिए आवेदन देंगे उसे पुनः सॉफ्टवेयर पर सुधार करने के बाद पुनः से सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर किया जाएगा, और जिसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि हम जो दिए हैं वो सुधार हुआ है कि ये नहीं हुआ है। और जब सभी स्तर से सुधार हो जाएगा, यह क्रम एक बार नहीं 2-3 बार यह क्रम चलता है, और ये 2-3 बार यही क्रम रिपीट होने के बाद जब फाइनली हर स्तर से सुधार हो जाएगा, तब फाइनल एक सर्वे डाटा जारी किया जाएगा जो परमानेंट रह जाएगा, जिसमें नया खाता नंबर होगा, नया खेसरा नंबर होगा, नया नक्शा होगा, प्लॉट का नया नक्शा होगा, टोटल नया रहेगा। और यह
उसके बाद जब हो जाएगा तो सभी प्लॉट के लिए नया लगान का निर्धारण होगा, यानी किस दर से उस पर आपको कर देना है, भू राजस्व देना है सरकार को। और इसके बाद अधिकार अभिलेख है, नया भू मानचित्र का अंतिम प्रकाशन होगा और ज़मीन का जितना भी सरकारी नक्शा होगा सब नया हो जाएगा, खतियान ये जो भी है सब नया हो जाएगा। ये सब डाटा जो है आपको सर्वे कार्यालय में या सिविल कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा, ऑफलाइन या फिर आप ऑनलाइन भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वे का जो फाइनल रिपोर्ट होगा वो ऑनलाइन रूप में अगर आपको लेना है तो वो आप बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप है, बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप पर जाकर सारा डाटा वहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ यह डाटा उपलब्ध रहेगा, अभी से भी उपलब्ध है। या फिर डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे के वेबसाइट है, वहाँ से भी जाके आप सर्वे का रिपोर्ट देख सकते हैं या डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। 2 तरीके ऑनलाइन का, यहाँ से कर सकते हैं आप। इस तरह कई चरणों में जो ज़मीन सर्वे है वो पूर्ण होता है और इस तरह कोई भी सर्वे इसी स्टेप बाय स्टेप होता है। इस तरह आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ होगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से रिलेटेड अगर टॉपिक पे कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।